बाद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आ गए हैं अंग्रेज भाई साहब के साथ में। फुल बातचीत होने वाली है हमारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में। इंडिया की जो 2024 में डिप्लोमेसी जो है उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है। रेट कार्ड हमारे भैया आ गए हैं, बड़े भाई हैं, बताएंगे वो हमें क्या चल रहा है 2024 और 25 में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के डिप्लोमेटिक साइड ऑफ थिंग्स से। अंग्रेजी भाई साहब बताइए क्या चल रहा है 24 में और क्या होना है 25 में। 2024 में इंडिया ने डिप्लोमेटिकली किस तरीके को अपने आप को हैंडल किया वो देखने वाली बात है। जिसमें सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है, ऐसे नहीं कह सकते, इससे हम काफ़ी सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, बट ठीक है, ज़्यादातर तो इंपोर्ट ही करते हैं चाइना से। जो हमारे चाइना के साथ इश्यू चल रहे थे 2020 गलवान वैली से, जब चाइना हमारे ऊपर आके बैठ गया था, फिर हम आके बैठ गए अपनी टोप पे और चाइना पे नज़र रखने लगे और आमने सामने आ गए थे और काफ़ी हमारे जवान भी शहीद हुए थे, उनके भी जवान शहीद हुए थे, उनके जवानों को हमने मार गिराया था, ये कह सकते हैं। और तो ये डिप्लोमेटिक टेंशन जो 2020 से चल रहा था हमारे और चाइना के बीच में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सॉल्व होने की तरफ आ गया है। अराउंड 21 जितनी जो कमांडर लेवल की बातें होती है, जो बॉर्डर पे दो टीम के कमांडर्स करते हैं, वो हुई। और उसके बाद सबसे बड़ा रोल प्ले को किया वो ब्रिक्स समिट ने किया। ब्रिक्स में रशिया ने थोड़ा बैक किया और चाइना के साथ हमारे रिलेशन थोड़े अच्छे हुए हैं। तो थोड़ा जो रिजोल्यूशन हुआ था, तो मेन जो पॉइंट यही है कि रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर टेंशन विद चाइना, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट शायद हमें मानना चाहिए। जो एक बायलिटरल, क्योंकि हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप अपने नेबर को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, आप अपने नेबर को कभी नहीं बदल सकते। तो यही है कि भाई जो है इसके साथ हमें जीना है। तो चाइना में जो लद्दाख में इश्यू था, पेंगोंग सो लेक और वो सब, तो थोड़ा थोड़ा रिजोल्यूशन फिर से वही एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहीं पे हम आ रहे हैं। और ये देखने वाली बात है कि अब आगे इसको किस तरीके से हम रिजोल्व करते हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले होम मिनिस्टर ने एक बात बोली थी कि जो जो गया है उसको हम वापस लेंगे इन लॉन्गर टर्म। तो ये देखने वाली बात है कि क्या गया है। तो दो चीज़ें अभी हमारी गई हुई है, एक हमारा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और मैं अक्सर चीन नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा द एरिया ऑक्यूपाइड बाय चाइना। ठीक है, लद्दाख ऑक्यूपाइड बाय चाइना, LOC, ये भी एक पॉइंट है, लद्दाख ऑक्यूपाइड चाइना। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो पोर्शन गया था, वो उसको हमें वापस लेना है। तो आगे हमारी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से हम चाइना को डील करेंगे? क्या हम पहले बड़े बन जाएंगे, उसके बाद चाइना से डील करेंगे, या उसके लेवल पे आ जाएंगे तब बात करेंगे? लेट्स सी क्या होता है इसका। और अभी तो चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन थोड़ी और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े बाप है USA, जो अपने आप को बड़ा बाप कहता है, वो वहाँ पे ट्रम्प आ गया है। और ट्रम्प और चाइना के बीच में तो आपको पता ही है कि कैसे रिलेशंस है। तो उससे इंडिया पे क्या प्रेशर आएगा, चाइना इंडिया और USA किस तरीके से डील करेंगे चाइना को मैनेज करने के लिए, दैट वी हैव टू चेक। सो यही एक डिप्लोमेटिक का पॉइंट था। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे बनिया भाई साहब? जी भैया, कि यही है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है क्लियरली। इट्स जस्ट कि अब जो प्रेशर टैक्टिक था वो फेल हो गया है, और अब इंडिया ने भी थोड़ा पुश एंड पुल फाइनली मूव ऑन किया। और अब ये इसके बाद चाइना को समझ में आ गया है कि तो उनको भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, उनको भी ये पूरा ये जो होल हॉस्टिलिटी था वो किसी को बेनिफिट नहीं दे रहा था। और मेरे हिसाब से ये उनका एक डिसीजन था कि वो अब थोड़ा इसको काम डाउन करके सॉल्व करें। एंड आई थिंक चाइना ने राइट डिसीजन लिया है, बट आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आई थिंक ये डिले कर दे रहा है, प्रॉब्लम को पुश कर दे रहा है फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे डेंग शाओपिंग बोलते रहते थे कि होता ना, लाइक कि दिस इज फॉर अ फ्यूचर जनरेशन टू सॉल्व, लाइक होता ना ये कि कोई हमसे आगे वाली जो पीढ़ी आएगी वो सॉल्व करेगी ये बॉर्डर प्रॉब्लम को। आई थिंक ये अगेन वो पुश कर रहे हैं हम आगे। आई थिंक शी जिनपिंग के पास और बहुत सारे प्रेसिंग नीड्स है राइट नाउ, इसको छोड़ के भी। तो आई थिंक वो उस तरफ देख रहा है रादर देन इंडिया को उकसाना। सो आई थिंक दैट्स समथिंग, बट आई थिंक इंडिया को सजग रहना चाहिए, कभी भी ये चीज पलट सकता है वापस से उनके मुंह के ऊपर। सही बात है। सो ये सही बात है। मेजर मेरे कभी हिसाब से चीजें से ध्यान रखना है। हिंदी चीनी कभी ना भाई भाई थे, ना भाई भाई होंगे, ना भाई भाई रहेंगे। क्योंकि वो एक फेल कैंपेन था, इंडिया की गलती थी।
सो चाइना पे ना हम कभी भरोसा करेंगे ना हमें करना चाहिए, यही इस बात का कंक्लूजन है। तो सेकंड पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि सेकंड पॉइंट यही है कि आ, हमने चाबार पोर्ट है ईरान का, उसको कंट्रोल किया है। मतलब हमने वापस से अपना, क्योंकि काफ़ी सारे फॉरेन बड़े प्लेयर्स हैं, उनसे हमसे प्रेशर आ रहा था, ठीक है, बट हमने उसको मैनेज किया है। तो 2024 में ये एक बड़ा पॉइंट है कि हमने ईरान के चाबार पोर्ट को काफ़ी सारे प्रेशर यूएसए से भी हो कि यूरोप से भी हो, बट वी विल एबल टू मैनेज दिस कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ऑपरेशन 10 साल के लिए, वो भी। और ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, ठीक है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बाईपास करके हम चाबार पोर्ट से ऊपर जो अफगानिस्तान से होते हुए हम अपने आप को अपना एक्सपोर्ट और अपना जो सामान है वो आगे पहुंचा सके, हमारा ट्रेड रूट है वो ट्रेड कर पाए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चाबार पोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये 2024 में भारत की डिप्लोमेटिक जीत के तौर पे मैं देखता हूँ, एक अचीवमेंट के तौर पे देखता हूँ कि हमने 10 साल का ऑपरेशन लिया है अपने हाथों में चाबार पोर्ट से। और ये आपको देखना होगा कि अभी, क्योंकि चाबार पोर्ट है ईरान, ईरान से हम एक अफगानिस्तान जाएंगे, और अभी जो एक मेन इश्यू बन रहा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर दुश्मन बन जाए तो अफगानिस्तान वुड बी द वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, और यहाँ से एकदम ऑपरेशन एकदम स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को यही डर है कि अगर ग्वादर पोर्ट का इम्पोर्टेंस चला गया तो इंडिया की जीत होगी चाबहार पोर्ट के तौर पे। और यही एक पॉइंट है कि जहाँ पे ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और हमें ये जानना है कि ईरान के साथ अभी भी हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं, जिसको हम मैनेज कर पाए हैं काफ़ी सारे प्रेशर्स की, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रेशर के बावजूद भी। आपका क्या कहना है बनिया भाई साहब? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि जभी भी मैं देखता हूँ कि लाइक होगा ना सोशल मीडिया पे कि हमारे देशवासी बहुत ज़्यादा ऐसे उत्सुक हो रहे हैं कि ईरान का राजा वापस आ रहा है। हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए, ईरान का राजा वो पाकिस्तान के साइड में, हमारे साइड में नहीं था वो कभी भी। लाइक होगा ना, जो आज जो खुमैनी है वो कंपैरेटिवली जो आईआरजीसी है वो हमारे साइड है कंपैरेटिवली। सो मेरे हिसाब से इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा क्या है, अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, और लाइक होता ना उनके साथ हमारे लाइक हर टाइम रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप है, पीपल टू पीपल वाला बात है। एंड आई थिंक कोई भी शासन कोई भी कर रहा हो वहाँ पे रूलर, बट इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत इमेंस है। पाकिस्तान का क्या है, गुडविल खत्म हो गया है मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग उस रीजन में। क्योंकि क्या है, आपने जिनको जिताया वो अब बोल रहे हैं कि ठीक है हमको तो जिता दिया, अब आप क्या करोगे। अब क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। अगर आप देखें तो ड्यूरेंट लाइन जो है, सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, अगर मैं आपको मैप दिखा दूं चला फटाफट से, ड्यूरेंट लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, सारा लड़ाई इस चीज का है। क्योंकि अफगानिस्तान इस लाइन को मानता नहीं है, इस तरफ भी पश्तून है, इस तरफ भी पश्तून है। तो अब जिता तो दिया आपने अफगानिस्तान को, बहुत बढ़िया काम किया है, पर अब क्या हो गया है, जब अपने तालिबान को जिता दिया है और अब वो पावर में है, तो वो अब चाहेंगे कि उस पूरी चीज को खुद रूल करे। चाबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस तो है ही है। मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि इंडिया फाइनली इसका कंट्रोल ले। उससे क्या होता है कि एक अपना भी फुटहोल्ड बनता है उस रीजन के अंदर में। मेरे हिसाब से वो एक बहुत मेजर चीज है इंडिया के लिए कि फुटहोल्ड बनाए, कि हम लोग इस रीजन में कमिटेड है। एक बार आप 10 साल का अग्रीमेंट लेते हैं, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कमिटमेंट। 10 साल आप किए, आप एनालाइज करें कैसा रहा, आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आप ट्रेड कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे भी आपको ध्यान नहीं हो तो यमन वाला जो रूट है, सुएज कनाल वाला, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आज भी हुतीज अटैक कर रहे हैं। तो वो जो चाबार पोर्ट है, इट्स अ गुड स्टॉकिंग प्लेस लाइक इंडिया के लिए। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल एक होलिस्टिकली एक अच्छा डिसीजन है इंडिया का, कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन संबंध बनाए हुए हैं। इंडिया को बात को समझना होगा, आने वाला टाइम जो है लाइक होता है ना, अमेरिका कलेश करते रहेगा, और हमें कोशिश करना है हम सब साइड खेलें। ये वाला जो चीज है, हमें भूल नहीं जाना है कि हमें सब साइड खेलना है। हम ज्यादा किसी का साइड लेने चले जाएंगे तो हमारे जैसे बड़े देश के लिए बहुत दिक्कत का बात हो सकता है। भाई साहब बताइए आगे। हाँ,
आगे एक और जो इंडिया ने शायद ये कह सकते हैं कि हमने थोड़ा बहुत उसको मैनेज कर लिया है 2024 में, वो है मालदीव्स। क्योंकि मालदीव्स में आपको पता होगा कि जो मालदीव्स के इलेक्शंस थे वो टोटली इस बेस पे थे कि इंडिया आउट कैंपेन था उसमें सबसे बड़ा। और जो मालदीव्स के अभी प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद मैजू ने पूरा कैंपेन उसी बात पे लड़ा था कि हम इंडिया को बाहर कर देंगे, और वो जीते थे। तो उनके जो वोटर्स थे और मालदीव्स में इंडिया की इमेज थी वो कितनी बुरी थी वो आपको पता होगा। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए और उन्होंने एक फोटो डाली और उस पर पूरा बवाल हो गया कि भाई इंडिया लक्षद्वीप को मालदीव्स के तौर पे डेवलप करेगा और उनका टूरिज्म इम्पैक्ट करेगा। और आपको पता है कि कितना सारा बसड़ हो गया था, ये कहना चाहूँगा मैं। डिप्लोमेसी की लैंग्वेज ये नहीं यूज कर सकती, भसड़ हो गया था, बट दिस इज द और कॉमन मैन लैंग्वेज कि भसड़ हो गया था। और इंडिया को उसको मैनेज करना था। और उसको जब मैनेज करना था तो मुझे लगता है 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स थी या वॉशिंगटन डीसी की, जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया ने ट्राई किया था कि रेजिम चेंज कर दी जाए। जैसे इंडिया ये ट्राई करता नहीं है मालदीव्स में कभी, बट उसके बाद इंडिया ने ये भी प्रेशर टैक्टिक अपना के ट्राई किया था कि उसकी रेजिम चेंज कर दी जाए, विच कुड बी नॉट ट्रू। बट कहने का मतलब है कि उसको भी हमने एक बैलेंस तरीके से मैनेज किया। और जो माइजू थे वो उन्होंने इंडिया की विजिट भी की, शायद अक्टूबर में उनकी विजिट थी। और फिर से थोड़ा बैलेंस के तौर पे हम आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इंडिया का एक थोड़ा बहुत अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स थे वो एक सिविल ऑपरेटर्स के तौर पे रिप्लेस किए गए। और पूरा जो प्रॉब्लम्स था उसको थोड़ा डाउन करने का ट्राई किया गया। और स्ट्रेटेजिकली मालदीव्स अगेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम ये नहीं चाहते कभी कि चाइना उस पर कंट्रोल किए करे। बट एज ऑलवेज वी कांट ट्रस्ट चाइना एज। तो अभी के हिसाब से वी ट्रस्ट मालदीव्स नो डाउट, बट अभी की जो रेजिम है उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। स्टिल वी हैव टू ओपन आवर आईज, और देखना होगा कि इसको किस तरीके से आगे हम मैनेज करेंगे। मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे लाइक लोग कहते हैं कि बहुत खराब सिचुएशन है और बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, विच इज़ द फेयर पॉइंट मेरे हिसाब से। बट आपको बात ध्यान रखना होगा, ये सब छोटे देश हैं और इंडिया इज़ द बिग ब्रदर हियर। ठीक है, इस बात को बहुत क्लियरली हमें मान के चलना होगा कि इंडिया है जो पूरे मुद्दे को आगे लेके चल रहा है, और इंडिया के बिना कुछ गेम बनेगा नहीं इस एरिया में। इस बात को एक और चीज मैं एग्जांपल से बोलना चाहूंगा कि मेक्सिको भी पहले ही बोलता था कि लाइक होता है, दे आर टू क्लोज टू अमेरिका एंड टू फार अवे फ्रॉम गॉड। ये मालदीव, बांग्लादेश और सब नेपाल सबके साथ यही है, सब क्रैंकी बच्चे हैं इंडिया के, और इंडिया को संभाल के रखना है। और मालदीव के साथ यही हुआ, पहले उन्होंने क्रैंक लाइक रोना स्टार्ट किया, और उसके बाद होता ना कि इंडिया लक्षद्वीप को डेवलप कर रहा है, इंडिया ये इंडिया वो। और उसके बाद में इवेंचुअली ये चीज पूरा स्पिन आउट होके उल्टा पड़ गया उनके ऊपर, जब इंडिया का टूरिज्म जो है, आपको ध्यान रखना होगा मालदीव इज अ टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी। तो जब इंडिया का टूरिस्ट जाना बंद कर दिया तो उनके लिए भी एक हिट हुआ मेजर। और उसके बाद में जब वो हिट हुआ, उन लोगों को समझ में आया, ओके देखिए इकोनॉमिक्स ऑलवेज रूल्स, पैसों के बाद में ही, पैसों से ही समझते हैं लोग कि कैसे क्या करना है। तो आई थिंक ये वाला जो पूरा मुद्दा था, आई थिंक काफी अच्छे तरीके से पैन आउट हो गया है। आई वुड बी लेस वरीड अबाउट मालदीव मेरे हिसाब से। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो होना था खराब आई थिंक हो चुका है। इससे खराब और मेरे हिसाब से ज्यादा स्पेस नहीं है खराब होने का। और आने वाला टाइम में मैं इस पूरा रिलेशनशिप को बेटर होता हुआ देखता हूँ यहाँ से। तो अंग्रेजी भाई साहब, लाइक होता है ना बांग्लादेश के ऊपर आपका क्या राय है? आप बांग्लादेश पे आ जाते हैं, लाइक होता है ना लास्ट मुद्दा हमारा बांग्लादेश है, फिर हम 25 के बारे में बताएंगे कि 25 में क्या लग रहा है। बांग्लादेश में सो 24 हमारे लिए इतना बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं रहा है, ये एक आपको समझना होगा। क्योंकि हम चाहते थे कि शेख हसीना वहाँ पे कंटिन्यू करें। और जो शेख हसीना ने वहाँ पे जो अब हमें एक वीडियो हमने बनाई हुई है, भाई साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वो पिन कर दिया जाए। तो शेख हसीना जी यहाँ जी पे जी वापस आ गई, और हमने शेख हसीना को अभी भी इंडिया में ही शरण दी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यूनुस जो बांग्लादेश पे एज किसी का स्टूज रूल कर रहा है। और
उस केस में ये हो रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से क्लोज आ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अस। और हमने बहुत ही ज़्यादा मैनेज करने का ट्राई किया है, बट स्टिल बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन खराब हो जा रहा है। बट कहने का मतलब है कि 20 जनवरी का इंतज़ार है। 20 जनवरी के बाद वहाँ फिर से ट्रम्प की सरकार बनेगी और पूरा जो कॉइन है वो फ्लिप हो जाना है। क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ पढ़े थे जिसमें ये था कि बांग्लादेश का जो यूनुस है उसके इंटरनल बांग्लादेश में भी ये आवाज़ उठ रही है कि यूनुस को भागना पड़ जाए, क्या कि यूनुस ये भी कह सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अभी ये संभाल नहीं सकता, और कुछ और डेवलपमेंट देखने को हमें मिले और फिर से कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री से शेख हसीना वापस आ जाए। क्योंकि शेख हसीना ने अभी भी रिजाइन नहीं किया है, ये देखने वाली बात है आपको, ये समझने वाली बात है। और शेख हसीना यस। को इसलिए हमने इंडिया में रखा है कि वी वांट टू शो देम कि वी आर वेरी गुड फ्रेंड। और आपको एक बात नोट करनी होगी कि किस तरीके से हमारे बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए थे। 1971 की वॉर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि जिसको हम विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं, कि हमने 1970 वॉर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बट बांग्लादेश के अंदर से ये आवाज़ उठी थी कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं था, विच इज़ नॉट अ ट्रू। बट यही है कि इंटरनली इन लोगों का किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है और अपने आप को किस तरीके से ये पोर्ट्रेट करना चाहते हैं। बट मुझे इंतज़ार है बस 10-15 दिन का और, जहाँ पे ट्रम्प आने के बाद ये सारा जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाना है। बांग्लादेश की पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूनुस किसका स्टूज है वो हमें पता ही है। तो लेट्स सी क्या होता है। या ये इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, और मैं यहाँ पे मैप दिखाना चाहूँगा बांग्लादेश का। मैं एक और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। कॉक्स बाजार तक मोस्टली लाइक जो म्यांमार के रेबल ग्रुप है, उसका नाम मैं भूल गया, अराकान आर्मी जो है वो आ चुके हैं, और उसके ऊपर भी वो जा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, बांग्लादेश की जो आर्मी है उसने ये बोला है कि हमारा इंडिया के साथ भैया कोई लड़ने का इच्छा नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, इंडिया और बांग्लादेश शुड वर्क टुगेदर, हम लोग को लड़ना नहीं है। थर्ड पॉइंट, बीएनपी जो है वहाँ पे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो लाइक आवामी लीग की ऑपोजिशन पार्टी है, बेसिकली वहाँ का कोर ऑपोजिशन जिसको बोलते हैं, जिया उल हक की बीवी लाइक होता है ना, वो सब चलाती है उसको। अब उसमें क्या है, उसका बेटा वापस आ गया है, और वो लोग भी अब यूनिस को जो बैकिंग दे रहे थे उससे पीछे हट गए। तब यूनुस के पास सिर्फ जमात का बैकिंग है और बीएनपी पीछे हट गया। बीएनपी बोल रहा है इलेक्शन कराओ। यहाँ से मैं दो तीन चीजें देखता हूँ बांग्लादेश में कि पैन आउट होते हुए। एक कि या तो लाइक शेख हसीना को वापस ले आओ, ठीक है, दैट समथिंग जो अनलाइकली लगता है मेरे को एट द करेंट मोमेंट ऑफ टाइम। सेकेंड ऑप्शन मेरे को ये लगता है कि इलेक्शन होता है और बीएनपी जीतता है, बीएनपी रूल करता है। देखिए क्या है, इंडिया को भी एक मेजर लेसन यहाँ पे सीखना होगा कि हम लोग ना एक साइड नहीं जीत लाइक सारा अपना अंडा डाल सकता है, अपने को दोनों साइड बैलेंस करके चलना है। और अब शायद बीएनपी के साथ भी हम लोग शायद रिलेशंस बनाना वापस से स्टार्ट करेंगे। थर्ड वाला जो पॉइंट है, जो मुझे लगता है जो ज्यादा लाइकली लग रहा है मेरे को, कि एक आर्मी आर्मी जैसे अपना आपको बैकआउट कर देती है पूरे फाइट से और लाइक स्टैंड डाउन रहती है, और यूनुस जो है, यूनुस अपने आप होता है इस गवर्नमेंट को एटलीस्ट 2025 तक, 25 एंड तक। पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है ट्रम्प से। तीनों सिनारियोज लाइक होगा ना, कोई सा भी आप देख लो, वो तीनों ही अच्छे एंड नहीं करते हैं बांग्लादेश के लिए करेंटली। उनका जो एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। अगर आपको मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, उनके जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स है जो कोलकाता पोर्ट से जाते हैं, वो लेस देन 50% हो गया। वो अब मालदीव्स के जो हाइब्रिड डीप सी पोर्ट है वहां से भेज रहे हैं वो लोग अब अपने कपड़े के एक्सपोर्ट्स को। दिस इज इंक्रीजिंग कॉस्ट। अभी इसीलिए ये लोग पोसा पा रहे हैं इनको, क्योंकि ये सब पुराना इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये लोग आज भी उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को ले पा रहे हैं क्योंकि इनका रोजी रोटी पे आया है। बट ये आने वाले टाइम में सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है, तो इंडिया के साथ इनको रिलेशनशिप्स ठीक करने होंगे। चावल अभी हमने भेजा है 20,000 मेट्रिक टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए हमारे बिना ये जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो इन्हें भी पता है कि इंडिया का साथ चलना होगा। ये बस पॉलिटिकल सिग्नलिंग हो रहा है, जो कि ठीक है, सब अपना अपना करते हैं, आप भी करिए। बट एक समय के बाद रियलिटी स्ट्राइक करेगा, एंड आई थिंक जब स्ट्राइक करेगा तब थोड़ा सा दिमाग खुल के सब ठीक हो जाएगा। अंग्रेजी भाई साहब आप बताइए, कुछ और है तो, या फिर 2025 के प्रिडिक्शंस या क्या हम देख रहे हैं, ट्रिजेक्टरी बताइएगा सर। 2025 के बारे में एक और लाइन कह देना चाहूँगा कि 2024 में इंडिया ने किस जी। तरीके से मैनेज किया, वो है कनाडा के बारे में। कनाडा का जो कलेश था उसको इंडिया ने
ऐसे ये नहीं कि नहीं हम डर गए कनाडा से, नहीं हम नहीं कर सकते, ये नहीं। ये कनाडा को फॉर्मली रिप्लाई दिया है कि भाई आप अपने डिप्लोमेट वापस ले जाइए, हमारे डिप्लोमेट आपको हमें दे दीजिए, हम खालिस्तानी के सामने झुकने वाले नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ने एकदम स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है डिप्लोमेटिकली, तो मुझे लगता है वो एक अचीवमेंट है 2024 में। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे कि हम 2025 पे आगे बढ़ते हैं? मैं मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगा कि कनाडा को कितना कुछ करना पड़ा होगा कि हमारे देश का डिप्लोमेसी को जागना पड़ा है इतना दूर के देश के लिए। हम कनाडा ऐसे देश के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, हम इतना दूर एक्शन लेने का सोचते भी नहीं। कितना पारा चढ़ गया होगा, कितना हीट अप हो गया सिचुएशन कि इंडिया में बैठे-बैठे पाकिस्तान से भी बड़ा मुद्दा भी कनाडा बन चुका है। मतलब कैने छोड़िए क्या बताएँ, मतलब ट्रूडो भैया कहाँ चले गए हैं? बताइए 25 के बारे में बट क्या लग रहा है आपको? बस 25 के बारे में वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि कनाडा का में ट्रूडो भाई साहब है, वो जाने वाले हैं क्योंकि 25 में कनाडा के ट्रूडो भाई साहब बाय बाय करेंगे। और क्योंकि बहुत सारा जो ग्लोबल प्रेशर बन रहा है, एलन मस्क को भी आप देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि एलन मस्क अब नया बंदा है कि जो रेजिम चेंज कर सकता है। इट्स लाइक अ सोरोस वर्सेस एलन मस्क जैसा माहौल बन रहा है दुनिया में, क्योंकि बट एनीवेज 25 के बारे में जो इंडिया की चैलेंजेस है वहां से शुरू करता है। तो मेन जो एक चैलेंज मुझे दिख रही है कि पाकिस्तान एट यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें पाकिस्तान को नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे एंट्री मिल चुकी है। और उन पाकिस्तान अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू करेगा। 2 साल यानी 2 साल पाकिस्तान यूएनएससी में कंटिन्यूअसली कश्मीर का मुद्दा है वो उठाते रहेगा। और कहने का मतलब है कि सो यही है कि यूएन इसी के सिक्योरिटी काउंसिल में 3 जनवरी को पाकिस्तान ने एक लेटर दिया है, जिसमें मेनली 3 मुद्दे उठाने की बात की है कि इंडिया पाकिस्तान जो ऑलरेडी चलता आ रहा क्वेश्चन है वही इंडिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने हैदराबाद को इसमें शामिल करने का ट्राई किया है, तो जो कभी पॉसिबल नहीं है। बट लेट्स सी कि क्या होता है हैदराबाद में। तो पाकिस्तान ने हैदराबाद का मुद्दा उठाया है, और इंडिया पाकिस्तान का सब कॉन्टिनेंट में क्या माहौल है उसका मुद्दा उठाने का ट्राई किया है पाकिस्तान ने। सो मुझे लगता है कि 2025 और 26 दोनों ये चैलेंजिंग रहने वाला है कि पाकिस्तान को यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबरशिप में ये हर बार बोलने का मुद्दा उठ जाएगा कि कश्मीर का इशू सॉल्व करो, कश्मीर का इशू सॉल्व करो। तो हमारे डिप्लोमेट्स काफ़ी बिजी रहने वाले हैं कि उनको रिप्लाई दे, या फिर ये हो कि उनको रिप्लाई ही ना दे, क्योंकि अल्टीमेटली कश्मीर हमारा है। तो उनको रिप्लाई ना दे, ख़त्म करे बात। हम आपको भाव ही नहीं दे रहे, जब भाव देंगे तब मुद्दा उठेगा। तो मुझे लगता है ये चैलेंज है, बट लेट्स सी किस तरीके से हमारे डिप्लोमेट्स इसको हैंडल करते हैं। मेरे को लगता है कुछ और जैसे पाकिस्तान का चैलेंज तो है ही बेसिकली न्यूसेंस वैल्यू है। ट्रम्प भाई साहब आने के बाद में ऑलरेडी सबके पास इतना काम आ जाएगा क्योंकि वो भाई साहब टैरिफ लगाना स्टार्ट करेंगे। मेरे को तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगता है कि इंडिया पे किस तरीके से टैरिफ वाला सिचुएशन आएगा। H1B1 वीजा जो रेसिज्म इंडिया के अगेंस्ट में वहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट में हो रहा है, आई थिंक वो एक मेजर चैलेंज है डिप्लोमेटिकली जिसको इंडिया को डील करना होगा। देखिए आप समझिए बात को, ये जो रेसिज्म का वेव है ये काफी ज्यादा उठ के आएगा और ये आगे आने टाइम में बढ़ने ही वाला है। अगर ट्रम्प जैसे टैरिफ लगाने की बातें कर रहा है उसके बाद में ये टारगेटिंग होना लाइक होता है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सब काफी ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ गया है। अलग बात है ट्रम्प ने खुद एंडोर्स किया इस बात को कि वो H1B1 के साथ में है और H1B1 को नहीं रोकेंगे वो। बट देखिए क्या है, वो वाली बात होगी इंटरनली कि जो आपने हो एक रहा चीज को है। स्टार्ट कर दिया या आपने एक चीज को स्टार्ट कर लिया है तो अब क्या है, वो मागा मूवमेंट जो है ना वो उसको अब रोक पाएंगे कितना, ट्रम्प अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकता है, कितना रेसिज्म को वो रोक सकता है, समथिंग लाइक आई थिंक मेजर चैलेंजेस इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट में। एक और जो मेरे को मेजर चैलेंज लगता है वो मेरे को लग रहा है नेपाल। आई थिंक नेपाल एक बहुत ही अपने आप में हम लोग बहुत साइलेंट प्रॉब्लम है। आई थिंक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है वो। बांग्लादेश फट चुका है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, श्रीलंका शांत है, मालदीव्स खत्म हो चुका है बेसिकली लड़ाई झगड़ा। आई थिंक भूटान और नेपाल की तरफ आई थिंक फोकस वापस इंडिया का आ जाना चाहिए। नेपाल में काफी इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गया है, वो लोग कोई सरकार को मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। पब्लिक डिस्कोर्स में वापस राजा के प्रति काफी ज्यादा वो हो गया कि राजा को वापस लेके आओ पूरे इक्वेशन के अंदर में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। अब आई डोंट नो कैसे इस चीज ये पैन आउट होने वाला है, बट आई थिंक ये मोनार्की वाला जो एस्पेक्ट है
आई थिंक दिस विल बी समथिंग इंडिया माइट बी लुकिंग आफ्टर, क्योंकि ये जो अभी वहां पे जो करंट स्ट्रक्चर है वो इंडिया के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। ये बार बार जो ओली भाई साहब उठ के आ जा रहे हैं तो इंडिया को भी दिक्कत हो रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल जो पूरा चैलेंजेस वाला स्पेक्ट्रम है, आई थिंक दिस इज 2025 इज द ईयर जहाँ इंडिया घर पे फोकस करता है, इंडिया नेबरहुड पे फोकस करता है रादर देन ग्लोबली फोकस करता है। आई थिंक इंडिया को इस 25 में रिफॉर्म्स करने हैं मेजर, आई थिंक काफी सारे रिफॉर्म्स आने हैं डिप्लोमेटिकली, वो भी एक चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि आजकल हर एक रिफॉर्म ग्लोबल चीज हो जाता है। भले ही इंटरनल रिफॉर्म हो रहा है पर वो एक ग्लोबल मुद्दा बन जाता है, चाहे वो फार्म रिफॉर्म हो या फिर यूसीसी हो, एनआरसी हो। मैं बस एक और लास्ट पॉइंट बनाता हूँ, फिर भाई साहब बोल सकते हैं कि ट्रम्प के आते ही बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को भेजने का प्रक्रिया आई थिंक 100% स्टार्ट तो हो ही गया है, और भी तेजी से बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है, पूरा किताब विताब सब फट चुका है। अब ट्रम्प भाई साहब ने फाड़ दिया किताब को कि मेरे हिसाब से होगा जो। तो जब खुद के घर को साफ करने में वो लगे हैं तो हम भी अपना घर को साफ कर सकते हैं। बेसिकली आई थिंक द होल रूल्स बेस्ड ऑर्डर वाला फालतू बकवास जो है, ये सब चीज खत्म हो गया है। अगर आपके पास कागज है, कागज दिखाओ वरना घर जाओ वाला बात है। भाई साहब बता दीजिए क्या। यही है कि वो अपना घर साफ कर रहे हैं तो उसमें जो धूल मिट्टी उड़ेगी तो हम भी उसी धूल मिट्टी के अंदर अपना घर साफ कर लेंगे, किसी को दिखेगा नहीं। ठीक है। और एक और पॉइंट है कि एक और मुद्दा है जो शायद थोड़ा हिट करेगा, वो है इंडो पैसिफिक रीजन। सिर्फ इंडिया अपने घर पे फोकस करने के साथ साथ इंडो पैसिफिक में भी फोकस करेगा, और वहाँ देखना होगा कि कॉर्ड फिर से अपना रोल किस तरीके से प्ले करता है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे भी थोड़ा हीटअप होने का चांसेस है, क्योंकि चाइना का जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन है, जापान का अपना अलग मुद्दा है। तो देखना होगा कि वहाँ पे किस तरीके से इंडिया मैनेज करता है। बट मुझे लगता है कि 2025 वुड बी द ब्लैक सॉन इवेंट फॉर इंडिया, कि जहाँ इंडिया को फिर से एक मौका मिलेगा कि अपना ग्राफ राइज करे और अपना घर साफ करे और विदाउट फियर आगे बढ़े। दैट्स इट। या उसी के साथ आज का वीडियो में यही समाप्त करते हुए अंग्रेजी भाई साहब के साथ वापस आएंगे हम, और भी वीडियोस इसी के जियो पॉलिटिक्स और फाइनेंस को लेके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।